नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट जेन प्लस में। और आप जुड़ चुके हैं रविंद्र सर के साथ और नेक्स्ट जेन प्लस चैनल के साथ। आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। और आज चौथा प्रैक्टिस सेट हम लेकर आ रहे हैं और आप सभी से हमारी एक प्रार्थना है कि आप नेक्स्ट जेन प्लस से जुड़े रहें। और 20 प्रैक्टिस सेट हम इसमें कराएंगे और भी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी यहाँ पर नेक्स्ट जेन प्लस पे होती है, जैसे सी टेट है, यूपी टेट है और एसएससी सीजीएल है, एमटीएस है और हिंदी पीजीटी टीजीटी भी परीक्षाएं की सफलता के लिए यहाँ से आप चैनल से जुड़ें नेक्स्ट जेन प्लस से। और बहुत ही सफलतापूर्वक और बहुत ही ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चनों को पर विचार किया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग करते हैं। पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं आज हम। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? सुसंगत का मतलब क्या है? जो इसमें संगत है, जिसको जो मिल रहा है उसकी बात यदि हम करें तो देखिए प्यारे साथियों, आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आपने सुना है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। कहने का मतलब यही है मेरे साथियों, जब तक आप अभ्यास करते रहोगे तो उस अभ्यास से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हमारा जो बंध जो है वो मजबूत होगा। तो अभ्यास करना ना छोड़ें, करते रहें, निरंतर प्रयास करते रहें, बाकी हम आपके साथ हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? पहला है आपका जो पहले ना हुआ हो, शत्रु को जीतने वाला, आदि से अंत तक जो पढ़ा ना गया हो। क्वेश्चन एक बार फिर हम पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? तो सबसे पहली बात जो हमारा एक ऑप्शन आता है पहला, जो पहले ना हुआ हो उसे कहा जाता है प्यारे साथियों अभूतपूर्व। शत्रु को जीतने वाला, शत्रु को जीतने वाला क्या अजात शत्रु कहा जाता है? उसे कहा जाता है शत्रुजित या फिर शत्रुंजय। साथियों तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा ऑप्शन है इसका, आदि से अंत तक, आदोपांत जो पढ़ा ना गया हो मेरे साथियों उसे कहा जाता है अपठित। तो इसमें यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? तो इसका ऑप्शन है प्यारे बच्चों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म, एक है आपका निर्वाद और एक है निर्विवाद। दो शब्द हैं इसके, तो इसके अर्थ हम जानेंगे कि इस निर्वाद का अर्थ क्या होता है और निर्विवाद का अर्थ क्या होता है। देखिए इसका जो निर्वाद का अर्थ होता है निंदा, और निर्विवाद का मतलब यहां पर है विवाद के रहित। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध, पहला है गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो? तो इसमें अगर आपसे कहा जाए निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई, कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, या कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं, तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका मेरे साथियों वो डी पार्ट है, इसमें अशुद्धियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि हम चलें, निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो मेरे साथियों देखिए, सांप का सापिन होता है कि तनुज का तनुजा होता है और चूहा का चुहिया होता है, बिल्कुल ठीक है।
और बनिया का बनियान होता है? नहीं मेरे साथियों, ये दे रखा निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो आप भी मेरे साथ बताइए और क्वेश्चनों को देखते रहिए कौन सा इसमें ऑप्शन आपके अनुसार होगा, कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। तो मेरे साथियों इसमें डी पार्ट आपका सही है, क्योंकि बनियान इसका जो होता है मेरे साथियों वो है वनिया इन, इसका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे मेरे साथियों। बधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो आपको याद रखना है कि बधु शब्द की बात यदि हम कर रहे हैं तो यहां पर करना क्या है कि इसमें जो है जो बधु है, जब बहुवचन हम बनाते हैं तो वहां पर छोटी ऊ की मात्रा का हम प्रयोग करते हैं, बधुएं आएगा इसमें। तो कौन सा होगा आपका? इसमें सी पार्ट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। माँ ने बच्चे को मिठाई दी। तो मेरे साथियों जब हम किसी वस्तु को पूर्ण रूप से दे देते हैं, पूर्ण रूप से दे देते हैं, या फिर आपको ये रखना है कि हमेशा के लिए हमने कोई चीज कोई वस्तु किसी को दे दी है, तो वहां पर संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। अब जैसे कि राजा ने सेवक को कंबल दान दिया, तो वो हमेशा के लिए दे दिया है, तो वहां पर भी क्या आएगा? आपका संप्रदान कारक आएगा मेरे साथियों। इसमें एक चीज छोटी सी मैं आपके लिए बता देता हूं। संप्रदान कारक की अगर हम बात करें तो मां ने बच्चे को मिठाई दी, इसी के अंदर ईर्ष्या भी आ जाती है आपकी, इसी के अंदर नमस्कार भी आता है, इसी के अंदर आपका रुचि भी आती है, पसंद भी आती है संप्रदान कारक में ही। मेरे साथियों अगर हम कहें मां ने बच्चे को मिठाई दी, तो आपके अनुसार कौन सा विकल्प इसमें होना चाहिए? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या संबंध कारक? तो आपको लगा देना है प्यारे साथियों, संप्रदान कारक होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तत्सम आपको पता है, तद्भव भी आपको पता है कि तत्सम किसे कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन के हिंदी में बोले जाने लगे उनके लिए तत्सम कहा जाता है, और जो रूप परिवर्तन होते हुए होते 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 जो हिंदी में बोले गए हैं तो उन्हें कहा जाता है प्यारे बच्चों तद्भव कहा जाता है। तत्सम का अर्थ होता है उससे उत्पन्न, तत्सम का शब्द होता है उससे उत्पन्न। तो यहां पर यदि हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो ओष्ठ भी आपका तत्सम शब्द है, मृतिका भी आपका तत्सम शब्द है, और उल्लू जो है वो आपका तद्भव है। इसका तत्सम रूप होता है मेरे साथियों उलूक, उलूक। वानर बंदर का है। तो मेरे साथियों इसमें पूछना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो इसमें है जी उल्लू आपका सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिए तत्सम सामला, एक मैं आपको यहां पे छोटी सी एक बात बताना चाहता हूं आपके लिए। देखिए कभी भी मेरे साथियों यह आपका अनुनासिक है, अनुनासिक से बना हुआ कोई भी शब्द आपका तत्सम नहीं होगा, सब तद्भव होंगे। इससे बना हुआ कोई भी शब्द यदि आता है तो हमेशा याद रखना वो तद्भव होगा, तत्सम कभी नहीं होगा। और एक छोटी सी बात हम आपके लिए बताते हैं कि इसको लिए विकसित स्वर भी कहा जाता है और अनुनासिक भी कहा जाता है, इसके लिए चंद्रबिंदु भी कहा जाता है। इतनी बात थोड़ी सी आपको याद रखनी है, अपने मस्तिष्क के अंदर डाल लीजिए। तो सामला का होता है श्यामल, और शुष्क का आपका तत्सम है, और सींग भी आपका क्या है तत्सम रूप, वो तद्भव रूप है, और सीख भी क्या है आपका तद्भव रूप है। तो कहने का मतलब यह है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो इसका सी पार्ट आपका सही है। हाँ सी नहीं है, अभी थोड़ा सा गलत हो गया, देख लेंगे थोड़ा हो गया, इसका सी नहीं है भाइयों, इसका आपका आएगा करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा आपका बी। अब इसका जो है हम थोड़ा सा बता देते हैं कि सामला जो होता है इसका होता है श्यामल, श्यामल। सींग का होता है सिरंग, सिरंग। सीख का होता है शिक्षा, ये।
आगे चलेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? चांदनी, तो चांदनी की बात यदि हम करें तो यहां पर बात किसकी चल रही है जी? चांदनी शब्द के। चांदनी शब्द का पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो मेरे साथी जरा ध्यान देंगे सभी, और आप भी इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, आप भी देखेंगे। देखिए, कौमुदी, ज्योत्सना, ज्योत्सना और ललना। तो मेरे साथियों, मैं इतना थोड़ा सा आपके लिए बता देता हूं कि ज्योत्सना शुद्ध वर्तनी में काफी आता है। ज्योत्सना को लिखा कैसे जाता है थोड़ा सा जान लीजिए आप। देखिए, ज्योत्सना लिखा जाता है मेरे साथियों, ये बहुत आता है शुद्ध वर्तनी में, ये आपका शुद्ध रूप होता है ज्योत्सना का। ललना, ललना किसका पर्यायवाची है? ललना महिला का पर्यायवाची है, महिला, या इसी के लिए कहा जाता है अबला भी बोला जाता है, नारी भी कहा जाता है, स्त्री भी कहा जाता है, और कांता भी कहा जाता है, और इसी के लिए वनिता भी कहा जाता है मेरे साथियों। तो बहुत से पर्यायवाची हैं। और चंद्रिका किसका है? चंद्रहास किसका है? चंद्रिका आपका चांदनी का ही है, लेकिन चंद्रहास किसका पर्यायवाची है? तो मेरे साथियों, ये तलवार का पर्यायवाची है। किसका है? तलवार का है मेरे साथियों। इसी के लिए खड़ग भी कहा जाता है, इसी के लिए असी भी कहा जाता है। अब यहां पर कौमुदी किसका है? कौमुदी भी आपका चांदनी का है। और मंदाकिनी किसका है मेरे साथियों? तो आपको याद रखना, मंदाकिनी जो पर्यायवाची शब्द है वो आकाश गंगा का है, आकाश गंगा का है। इसी के लिए भागीरथी भी कहा जाता है, आकाश गंगा का पर्यायवाची है। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो इसका ए ऑप्शन मेरे साथियों लगा देंगे, सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम की यदि बात करें हम साथियों कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, तो आपको यह पता है कि मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? मूल सर्वनामों की संख्या मेरे साथियों 11 होती है। वो 11 कौन कौन से होते हैं मैं अभी आपको बता देता हूं। मूल सर्वनाम आपके 11 हैं। तो मूल सर्वनाम होते कौन कौन से हैं? मूल सर्वनाम की हम बात करते हैं मेरे साथियों, तो मूल सर्वनाम आपने पढ़ा है, देखिए मैं, और एक होता है तू मेरे साथियों, एक है आपका यह है, और यह है आपका वह, एक होता है कौन, क्या, एक होता है आपका कोई, और एक होता है मेरे साथियों कुछ, एक होता है आपका जो, और एक होता है आपका सो। इसी में आता है मेरे साथियों आप। तो मिलाकर कितने होते हैं? टोटल 11 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपसे कहने लगे कि मूल जो सर्वनाम होते हैं उनकी संख्या 11 होती है, या सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है वो आपको 11 बताने हैं। अगर आपसे कहने लगी कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं मेरे साथियों, तो सर्वनाम के प्रकार आपके 6 होते हैं। और वो 6 कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम आपका है, जिसमें 3 पुरुष काम करते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और एक होता है आपका अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? कहने वाले के लिए, और जो सुनने वाला होता है उसके लिए मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कोई बात कही जा रही है मेरे साथियों उसके लिए अन्य पुरुष कहा जाता है। तो यहां पर यदि हम चलें तो निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो आपको पता होना चाहिए ये दोनों सर्वनाम जो आते हैं, मैं और तू, मूल सर्वनाम जो आते हैं ये किस में आते हैं? तो आपको याद रखना, पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। यह और वह का प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। कौन और क्या का प्रश्नवाचक सर्वनाम में किया जाता है। कोई और कुछ का अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। जो और सो का प्रयोग संबंधवाचक में किया जाता है, और आप का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में किया जाता है। मेरे साथियों, यहां पर हम कौन सा ऑप्शन लगाने की कोशिश करेंगे? आप खुद देखिए, यह लगाएं, कौन है, क्या है, कुछ है। तो आपको याद रखना, मैंने अभी बताया था निश्चयवाचक सर्वनाम में ये दोनों आते हैं, यह और एक आता है आपका वह। तो पहले ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। कबीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? कबीश्वर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे साथियों। जुड़े रहें और अपनी अच्छी तैयारी के लिए क्योंकि यूपी कांस्टेबल 8 9 10 को इसका एग्जाम है। उसके लिए 20 प्रैक्टिस सेट हमारे बहुत ही दमदार और सटीक
बिल्कुल हम लेकर आ रहे हैं। आज हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है और फिर उसके बाद एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट और आएगा। तो आप जुड़े रहें और हमारी वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए बात करते हैं कभी स्वर का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे साथियों। देखिए संधि के प्रकार तीन होते हैं, एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है, एक विसर्ग संधि होती है। और संधि का अर्थ होता है मेल, मित्रता या समझौता होता है। और संधि का विलोम अगर आपसे कहने लगे मेरे साथियों, आप लगा सकते हैं विच्छेद या विग्रह। लेकिन सबसे पहले वरीयता आपको किसकी देनी है, तो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, विग्रह देंगे, उसके बाद आपको विच्छेद लगाना है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे साथियों। आपने क्या होगा, ट्राई भी कर रहे होंगे, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और देखिए कौन सा होगा इसमें। आप खुद बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, बताते रहिए, क्वेश्चनों के जवाब देते रहिए। 38 में से आपके 36 या 37 नहीं आए तो बेटा बात में कुछ हजम नहीं होगी, मान के चलिए। तो आप इतनी करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए मैं हूं यहां पर, आप जुड़ा हुआ हूं आप सभी से, आपके बीच रहूंगा मैं जब तक का ये एग्जाम नहीं होगा। आइए और देखिए, तो यहां पर मेरे साथियों ये है कवि और प्लस में ईश्वर। तो मेरे साथियों अगर मैं आपसे कहने लगूं कवि प्लस का ईश्वर, इसमें आपको नजर तो आ गया, लेकिन मैं आपसे कहने लगूं कि ये जो दीर्घ जो संधि होती है, संधि कौन सी है इतना भी मैं बता देता हूं, दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि क्यों है मेरे साथियों, तो थोड़ा सा यहां देखेंगे। देखिए इसका मैं बड़ विच्छेद ऑपरेशन करके दिखाता हूं। कै प्लस में आता है प्यारे बच्चों, ये छोटे आ से जुड़ा हुआ है, ये किससे है, बे, और प्लस का जुड़ा हुआ है मेरे बच्चों छोटी ई से। अब ईश्वर का हम करते हैं विच्छेद, तो बड़ी ई आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा आपका आधा से आ जाएगा, इसके साथ में कोई भी स्वर नहीं है। प्लस में आ जाएगा मेरे साथियों बे, और प्लस में आ जाएगा मेरे साथियों ए, और प्लस में आ जाएगा मेरे साथियों रे, और यहां से निकल के आ जाएगा मेरे साथियों ये किस स्वर से जुड़ा हुआ, छोटे आ से। तो सबसे पहली बात करते हैं कि प्रथम शब्द का क्या लेते हैं हम, अंतिम वर्ण। तो अंतिम वर्ण क्या आएगा आपका, छोटी ई है, और द्वितीय जो शब्द होता है उसका क्या लेते हैं हम, प्रथम वर्ण। तो छोटी ई का योग बड़ी ई से हो या बड़ी ई का योग छोटी ई से हो, निकल के आएगा मेरे भाइयों बड़ी ई ही। तो आपको ये भी पता है कि जहां पर बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा ओ अगर ये निकल के आते हैं तो वो कौन सी संधि के अंतर्गत जाते हैं, दीर्घ संधि के अंतर्गत जाते हैं मेरे साथियों। अब इसमें कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग बैठ रहा है, आपके अनुसार कौन सा है, शीघ्रता नहीं करनी है, बड़े प्यार के साथ आपको देखना है। तो कवि प्लस का ईश्वर, इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कोई तारे गिन सकता है, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या, यानी कि विराम चिन्ह की अगर बात करें तो विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है मेरे साथियों, विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है। तो 20 होती है कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार। कामता प्रसाद गुरुजी जो हैं इन्होंने हिंदी का व्याकरण लिखा, और आपको इतना मैं बताना चाहता हूं कि एक हमारा विराम चिन्ह जिसका नाम है पूर्ण विराम, ये जो पूर्ण विराम है यही सिर्फ हिंदी का है मेरे साथियों, और बाकी सब किस भाषा के हैं, अंग्रेजी भाषा के हैं। इतना भी आपको याद रखना है। तो यहां पर क्या कोई तारे गिन सकता है, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो मेरे साथियों क्या क्या प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्न सूचक चिन्ह इसमें हमें लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है, ईमानदार। देखिए जहां पर जो भी आपकी बुराई है, भलाई है, अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, वो सब किस में जाएंगे, ऊंचा है, नीचा है, और पतला है, दुबला है, या अवस्था है, प्राचीन है, वो सब किस में जाएगा आपका। तो आपको साथियों याद रखना वो गुण में जाता है। और जहां पर संख्या की बात चल रही है, संख्यावाची विशेषण क्या होते हैं, संख्यावाची विशेषण के दो प्रकार होते हैं, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है, जिसमें कि संख्या शब्दों की संख्या निश्चित हो, जैसे कि 10 हाथी। तो हाथी की क्या बता रहा है मेरे साथियों, वो विशेषता बता रहा है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर जो है परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, मैं सारे ऑप्शन समझाऊंगा आपके लिए। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के नापतोल का बोध कराता है, या संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के नापतोल की विशेषता बताए, तो उसे क्या बोला जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि मैं कहने लगूं 10 लीटर दूध, ये आपका परिमाण में आएगा, क्योंकि लीटर को हम क्या करते हैं, नापते हैं।
ठीक। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं मेरे साथियों, सुन लीजिए, आज के बाद ये सार्वनामिक विशेषण आपको याद रहेगा, 100% याद रहे, कभी आप भूलेंगे नहीं, ऐसा बताऊंगा आपके लिए। किसी भी संज्ञा शब्द से पहले यदि कोई सर्वनाम आता है, जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख के आपको बता देता हूं, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो मेरे साथियों बड़े प्यार के साथ और बहुत ही एनर्जी उत्साह के साथ इस वीडियो को आप देख भी रहे हैं, और हम भी बड़े, अगर आपकी शक्ति ही हमारी पावर है, हमारी भी पावर है, अगर आप उधर से देख रहे हैं और कमेंट लिख रहे हैं तो वो भी हमारी पावर है। तो प्यारे साथियों, यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो यह क्या चीज है मेरे साथियों, सर्वनाम है। और सर्वनाम के तुरंत बाद में क्या आ रही है मेरे दोस्त, ये संज्ञा शब्द आ रहा है, संज्ञा शब्द आ रहा है। तो आपको यह भी पता है किसी भी सर्वनाम के तुरंत बाद में कोई अगर संज्ञा शब्द आता है तो वहां पर वो सर्वनाम नहीं रहता मेरे साथियों, वो विशेषण बन जाता है। वो क्या बन जाता है, विशेषण बन जाता है, इसलिए सर्वनाम से जुड़ा हुआ है, इसके लिए सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। और मेरे साथियों एक बात बताएं, ये क्या चीज है, घर क्या चीज है, संज्ञा है, और संज्ञा की तरफ ये क्या हो रहा है, संकेत हो रहा है, इसके लिए संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। नेक्स्ट, तो प्यारे बच्चों यहां पर बात चलेंगे तो ईमानदार शब्द की, मैंने ईमानदार जो शब्द है वो किस में जाता है, आपके गुण में जाता है, तो इसका कौन सा होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो मेरे साथियों अगर मैं आपसे कहने लगूं कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने पार्ट होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के पार्ट मेरे साथियों 2 पार्ट होते हैं, एक अकर्मक होता है, एक होता है सकर्मक। तो अकर्मक किसे कहते हैं जान लीजिए आज मेरे साथियों। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, आधार पर जो क्रिया होती हैं उसे 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका अकर्मक मेरे साथियों, और एक है आपका सकर्मक। एक आपका अकर्मक है, एक है आपका सकर्मक। तो अकर्मक किसे कहते हैं, तो यदि हम लेके चलें मेरे साथियों, ए प्लस में लिख सकता हूं मैं कर्म, और मेरे साथियों इसे लिख सकता हूं से प्लस का कर्म। से प्लस का कर्म। ए का अर्थ होता है मेरे साथियों, यहां पर नहीं डेफिनेशन लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, इतने ही प्यार से आपको पढ़ा दूंगा। यह है प्यारे बच्चों, से का अर्थ होता है यहां पर साथ, या होता है सहित, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक, वही चीज है बेटे। देखिए यहां पर कर्म के आधार पर जो क्रिया के पार्ट होते हैं 2 होते हैं, एक अकर्मक एक सकर्मक। तो अकर्मक किसे कहते हैं मेरे साथी, जिसके साथ में कर्म नहीं है उसे अकर्मक कहा जाता है, और जिसके साथ में कर्म है, जिसके साथ में कर्म है उसे क्या कहा जाता है, सकर्मक कहा जाता है मेरे साथियों। अब देखिए पहली बात, मैं इसके 3 आपके लिए और ट्रिक बताऊंगा बहुत प्यारे से, जो कभी आप जो सकर्मक और अकर्मक में कभी धोखा खाएंगे नहीं। तो बड़े प्यार के साथ देखना है आपको, कि आपको इतना ध्यान रखना है कि कभी कहते हैं कुछ कि भाई क्रिया के साथ में क्या क्या प्रश्न लगा दीजिए आप, क्या उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है। मैं अगर यही चीज अगर लेके चलने चलूं, एक सेंटेंस लेके चल रहा हूं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, जैसे ये हमने क्वेश्चन लिखा, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उड़ते हैं, ये लिखा है मैंने एक सेंटेंस। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक होगी या कर्मक होगी, बताइए। जवाब नहीं आ रहा, सकर्मक होगी या कर्मक होगी बच्चों, बताइए। अच्छा, तो बहुत सौ के जवाब आ रहे हैं सर। ये तो सकर्मक होगी, क्या उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, नहीं, समझिए बेटे। देखिए उड़ना क्या है मेरे लाल, क्रिया, जहां पर क्रिया होगी करने वाला भी जरूर होगा, जहां पर करने वाला नहीं है वहां पर क्रिया भी नहीं होगी मेरे दोस्तों। देखिए उड़ने का काम किया किसने है, पक्षियों ने, तो पक्षी कौन हो गए यहां पे, कर्ता।
मेरे साथियों आकाश में उड़ रहे हैं। आकाश क्या है? एक स्थान है, और जहां पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है वहां पर अधिकरण कारक होता है। तो आकाश इसमें कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक है आपका। तो मेरे साथियों जब यहां पर अधिकरण ये कारक है तो अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, ये क्रिया है और ये आपका कर्ता है, और कर्म तो हमारा है ही नहीं, ये क्या चीज बन गया? आपका कारक बन गया। तो क्रिया कौन सी हो गई इसमें आपकी? अकर्मक हुई या सकर्मक हुई? बोलिए, लिखिए जरा, लिख के बताइए कौन सी हुई बेटे? अकर्मक क्रिया है। अब यहां पर यदि बात करें निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो रमेश ने खिलौने खरीदे। क्या खरीदे? खिलौने खरीदे हैं। तो ये आपका डी पार्ट यहां पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भौतिकी। तो मेरे साथियों एक बात ध्यान रख लीजिए, प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक नाम है कृत प्रत्यय और एक होता है तदित। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कि क्रिया या धातु में यदि कोई प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला जो शब्द होता है, क्रिया या धातु में प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला जो शब्द होता है मेरे दोस्तों, उसके लिए बोला जाता है कृत प्रत्यय। और इतना भी याद रखिए आप कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में यदि कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनने वाला जो शब्द होता है उसको कहा जाता है मेरे साथियों तदित प्रत्यय। तो यहां पर यदि बात करें भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भौतिकी। भौतिकी शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो आपको याद रखना मेरे साथियों, इसमें एक प्रत्यय आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। भौतिकी, इस क्वेश्चन को अभी हम देखते हैं थोड़ा सा पीछे रिवाइज करके। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भौतिकी, हाँ ये आपका गलत है थोड़ा सा। हाँ, इसका जो प्रत्यय है ई प्रत्यय है, डी पार्ट इसका सही है मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि भी हम चलें, निराभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निराभिमान। तो देखिए मेरे साथियों निराभिमान की अगर हम बात करें तो इसके लिए यदि हम तोड़ेंगे, जैसे कि एक शब्द यहां पर ये लिखा हुआ है निराभिमान, निराभिमान है आपका, इसके लिए तोड़ें कैसे? इसमें उपसर्ग कैसे निकालें? तो मेरे साथियों यहां से उपसर्ग कौन सा निकल के आएगा? आपका निर्मय ये हलंत वाला, क्योंकि इसमें से छोटा आ हमारा निकल के आ जाएगा, यहां से बनेगा मेरे साथियों अभिमान, निराभिमान। जब इसको हम पूर्ण करेंगे तो इसको पूरा ये कर देगा, ये बन जाएगा आपका निराभिमान बन जाएगा मेरे साथियों। तो आपको याद रखना है निराभिमान की बात यदि कर रहे हैं हम, तो इसके अंदर जो है आपका कौन सा उपसर्ग इसमें सही है? तो आपको याद रखना सी पार्ट इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास का विग्रह नहीं हुआ है? तो यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। समास के प्रकार कितने होते हैं? पदों की प्रधानता के आधार पर कितने होते हैं समास के प्रकार? तो आपको याद रखना है पदों की प्रधानता के आधार पर समास के जो प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं मेरे साथियों। और आपको यह पता होना चाहिए कि मूल रूप में समास के प्रकार 5 होते हैं। और मेरे साथियों एक बात ध्यान रख लीजिए, हिंदी में आपसे पूछने लगे कि समास के प्रकार कितने होते हैं तो आपको बता देना 6 होते हैं। ऐसा कौन सा समास है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग होता है? क्वेश्चन आता है, कभी आपने पढ़ा ही ना हो पहले तो मैं आज इसके लिए इससे अवगत आपके लिए करा देता हूं। ऐसा कौन सा समास है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो मेरे साथियों उस समास का नाम आप याद रखेंगे, उसका नाम है तत्पुरुष समास। इसकी बात यदि हम करें, यज्ञशाला की बात करें तो यज्ञ के लिए शाला, ठीक है। वेद पुराण, वेद और पुराण, ठीक है। ये द्वंद्व समास का कौन सा पार्ट है? वेद और पुराण की बात करने लगे तो ये द्वंद्व समास का कौन सा प्रकार है? तो आपको याद रखना है ये आपका इतरेतर द्वंद्व समास है। क्योंकि समास विग्रह करते समय द्वंद्व जो समास है उसको 3 भागों में बांटा जाता है, एक तो इतरेतर द्वंद्व में, एक वैकल्पिक द्वंद्व में और एक समाहार द्वंद्व में बांटा जाता है। तो यहां पर नवनिधि, 9 प्रकार की निधियां या देह लता, लता रूपी देह, कौन सा इसमें आएगा ऑप्शन? तो बात किसकी चल रही है हमारी? समास विग्रह
सही नहीं है इसमें, मान के चलिए। तो आपका सी पार्ट इसमें सही है, इसका सही समास विग्रह यहां पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? अनाकर्षण होगा, दुराकर्षण होगा, पराकर्षण होगा या विकर्षण होगा मेरे साथियों? तो आपको याद रखना है, इसमें डी पार्ट आपका बिल्कुल सही है, विकर्षण। विकर्षण किसे कहते हैं? विकर्षण उसे कहते हैं किसी कार्य को किसी भी कार्य के लिए करने से उसका ध्यान हटना या फिर उससे दूर होना, उसे क्या कहा जाता है? विकर्षण कहा जाता है मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। सब और विपत्ति का होना, सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? एक अनार सौ बीमार, आगे कुआ पीछे खाई, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, ऊंट के मुंह में जीरा। देखिए सब और यानी कि सभी तरफ क्या आना? विपत्ति आना। तो आप इससे भी थोड़ा सा अपना अर्थ लगा सकते हैं, सब और विपत्ति आ रही है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आपके लिए लग रहा है? एक अनार सौ बीमार। एक अनार सौ बीमार किसे कहते हैं? पहली बात ये ध्यान रख लीजिए कि किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ जाना। तो जैसे कि कहते हैं कि भाई चीज थोड़ी और भीड़ काफी लगी हुई है उसमें। और दूसरी बात आती है आगे कुआ पीछे खाई। तो यही आपका ऑप्शन, सब और विपत्ति का होना। आगे जाओ तो शेर और पीछे जाओ तो सांप, सब और विपत्ति। तो बी पार्ट इसका आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है मेरे साथियों? शांत रस। शांत रस देखिए, एक एग्जाम्पल बहुत प्यारा है मेरे साथियों। मनरेतन कागज का पुतला, शांत का ये, शांत रस का ये। मनरेतन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। तो बहुत ही प्यारा ये एग्जाम्पल है, क्योंकि देखिए कभी भी अपने आप पे अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। जैसे ही कागज पे पानी की बूंद गिरती है, जैसे धीरे धीरे वो गलने लगती है, तो उसी तरह से अगर इंसान को भी गर्व नहीं करना चाहिए। ऊपर वाले की अगर निगाह सीधी हो गई और आप कुकर्म कर रहे हैं, तो वैसे ही ढह जाओगे जैसे कागज के ऊपर जो बूंद गिरी है पानी की। तो भाई, और एक एग्जाम्पल इसका बहुत प्यारा सा है शांत रस का, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो मेरे साथियों, इसमें कहने का मतलब यह होता है, जब मैं था, मैं का मतलब क्या? मेरे अंदर अहंकार था। और आपको याद रखना, जहां पर अहंकार वास करता है वहां पर हरि की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं होती है। और जब हरि थे तब मैं नहीं, मैं का मतलब क्या? जब हरि ने मेरे अंदर, जब मैंने श्रद्धा की, उनकी भक्ति की, तब से मेरे अंदर जो बलि है, जो अहंकार है, वो सब निकल गया। अब हरि मेरे पास है। देखिए, तो शांत रस का स्थायी भाव यदि हम लेके चलें, शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो शांत रस का स्थायी भाव होता है मेरे साथियों, निर्वेद होता है। निर्वेद का मतलब ये होता है कि उसकी दुनिया से, मोह माया से उसका कोई भी मतलब नहीं रहता। तो यहां पर शोक किसका होता है मैं इतना बता देता हूं। शोक होता है करुण रस का स्थायी भाव। और जुगुप्सा किसका होता है? तो आपको याद रखना, जुगुप्सा या घृणा की बात आती है तो वहां पर बीभत्स रस होता है। और आपको इतना बता दें, क्रोध किसका स्थायी भाव है? यह है रौद्र रस का। ठीक है साथियों, चाहूं तो मैं लिख भी सकता हूं। देखिए, शोक की बात यदि हम करने लगे, शोक जो किसका है, तो आपको याद रखना, शोक की बात यदि हम कर रहे हैं और जुगुप्सा की बात भी करेंगे और क्रोध की बात करेंगे। शोक होता है करुण रस का मेरे साथियों, करुण रस का होता है। और जुगुप्सा होता है बीभत्स रस का, ये होता है बीभत्स रस का मेरे साथियों। और क्रोध की बात करें तो ये होता है मेरे साथियों रौद्र रस का, रौद्र का। तो ये आपके हमने ऑप्शन जो सी इसमें सही है। और निर्वेद भी होता है, और इसका शांत रस का सम भी होता है, सम भी होता है। अगर ये नहीं आया तो ये भी आपको दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। शिल्पगत, तो शिल्पगत का आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। दोहा और सोटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और अपभ्रंश का मूल छंद अगर आपसे कहने लगे कौन सा होता है, अपभ्रंश का मूल छंद कौन सा है, तो आपको याद रखना वो दोहा होता है।
और आपसे कहने लगे दोहा का उल्टा कौन सा होता है, तो वो सोटा होता है। दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और ये उसका उल्टा होता है सोटा। तो यहां पर पूछ रहा है कि दोहे से उल्टा छंद कौन सा है, तो आपको लगा देना सोटा छंद लगा देना प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बहुत अच्छा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार का मतलब होता है सजावट, अलम प्लस का कार, अलम का मतलब होता है सजावट श्रृंगार। तो आपको एक बात याद रखनी है मेरे साथियों, यमक अलंकार में एक शब्द 2 बार आता है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। श्लेष अलंकार में क्या होता है मेरे साथियों? श्लेष अलंकार में शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। बीप्सा अलंकार में क्या होता है? बीप्सा अलंकार में शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है लेकिन उनका अर्थ परिवर्तित नहीं होता, वही का वही रहता है, मूल ही अर्थ रहता है उनका। और अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति यदि बार बार होती है उसे बोला जाता है अनुप्रास अलंकार। जैसे कि रघुपति राघव राजा राम, पतित के पावन सीताराम, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, ये सब अनुप्रास अलंकार के हैं। और बहुत प्यारा सा एक एग्जाम्पल आपको और भी दे देते हैं, बहुत प्यारा सा, पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़े पिंकू पका पपीता, तो वो भी आपका अनुप्रास अलंकार का ही है। तो यहां पर प्यारे बच्चों रहीमन पानी राखिए, पानी की बात करते हैं मेरे साथियों, तो पानी के 3 अर्थ होते हैं। तो 3 अर्थ कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है जल, और एक अर्थ होता है प्यारे बच्चों इज्जत, और एक अर्थ होता है प्यारे बच्चों चमक। तो यहां पर यदि हम बात करें कि मोती से इसका जो अर्थ निकल के आता है मेरे साथियों वो होता है चमक से, क्योंकि आपको पता है कि आजकल आभूषण बहुत चल रहे हैं, और आपको पता भी है जी कि अगर जो घरवाली हैं अगर उनके जो ना आभूषण से वो कलर अगर थोड़ा डाउन हो जाता है वो कहती हैं कि चलो जी इसे बदल लाएं अब तो जिसकी चमक कम हो गई है, तो ध्यान रख लीजिए। और मानुष से इसका अर्थ है, मानुष का मतलब होता है मनुष्य, मनुष्य से अर्थ है इज्जत से, क्योंकि आपको ये पता है कि आपके मम्मी के पापा जो पापा हैं या भाई या बहन है उनके आपकी समाज में बहुत बड़ी इज्जत है। अगर उनकी औलाद या उनकी पुत्र या पुत्री कोई गलत काम कर देती है तो उनके मम्मी पापा या गार्जियंस की इज्जत कहाँ मिल जाती है मेरे साथियों? मिट्टी में मिल जाती है। तो वही चीज आपको यहाँ पर देखना होता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों चून। चून किसे बोलते हैं? देखिए आटे के लिए बोला जाता है। तो ये चून भी बिना जल के क्या है? बेकार है। तो यहां पर शब्द तो एक है, उसके अर्थ अनेक हैं, तो कौन सा आ जाएगा मेरे साथियों? श्लेष अलंकार यहां पर लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? मेरे साथियों भिन्नता भी और प्रकार भी और रहस्य भी, ये सब हैं लेकिन इसमें मूल्य नहीं है मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस हाल नहीं है मेरे साथियों? ये काल है। किस काल का है? मैं लिख देता हूं किस काल का है। तो यहां पर देख लीजिए, गाय मीठा दूध देती है, देता है, और ये शब्द जितने भी होते हैं सब हमारे कहां पहुंचेंगे? तो आपको याद रखना है ये सामान्य वर्तमान काल में पहुंचेंगे मेरे साथियों। सामान्य वर्तमान काल, ये वर्तमान काल के ही पार्ट होते हैं। वर्तमान काल के कितने पार्ट होते हैं मेरे साथियों? तो वर्तमान काल के जो है 5 पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। उमा से पढ़ा नहीं जाता, उमा से पढ़ा नहीं जाता, तो इसमें वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृत वाच्य, कर्म वाच्य, और एक होता है आपका भाव वाच्य। कर्ता की प्रधानता, अगर कृतवाच्य, अगर कर्ता और क्रिया दोनों समान लिंग वचन के हैं तो कृतवाच्य, और कर्म और क्रिया दोनों समान लिंग वचन के हैं तो कर्मवाच्य। क्रिया का लिंग व वचन ना कर्ता के अनुसार बदले ना कर्म के अनुसार बदले तो मेरे साथ भाववाच्य लगा दो। तो आप बदल कर देख लो एक बार, जैसे उमा की जगह आप लिख लीजिए राजीव, लिख लीजिए आप राजीव लिख लीजिए। उमा की जगह क्या लिखेंगे? राजीव। राजीव से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? देखिए क्रिया पे कोई भी इस पे इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो आप कौन सा लगाएंगे मेरे साथी? भाव वाच्य लगा दीजिए। एक के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कान पर जू ना रेंगना, मुहावरे का अर्थ।
निम्नलिखित में से कौन सा है? जैसे कि मान के चलिए किसी को भी कोई बातें कह लो, कहते हैं ना कि इस पे तो कोई असर ना पड़ता मेरी बातों का, ठीक। तो आगे आ जाइए, कान पर जूना रेंगना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? कुछ असर ना होना, ए पार्ट आप लगाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि हम चलेंगे, अच्छा देखिए एक पैराग्राफ है बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथों से करने पर बल देते थे, ठीक है। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य सफाई तक स्वयं करेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। उनका कहना था कि जो शर्म नहीं करता है वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ये ऋषि मुनियों ने कहा, बिना आश्रम किए जो भोजन करता है वह वस्तुत चोर है। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष तथा उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता है कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। उनकी नीतियों की अपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। ना गरीबी कम होने में आती है, ना बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है, और ना अपराधों की वृद्धि हमारे बस की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके कौन कौन से हैं। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? बहुत बढ़िया, यहीं से निकलेंगे, बहुत जबरदस्त पैराग्राफ है। बिना श्रम भोजन करता है, श्रम का मतलब होता है कार्य, काम, मेहनत। किसी का सामान चुराना, पाप का अन्न खाना, या बिना श्रम मौज करना। तो आपको ए ऑप्शन इस पे लगाना है, बिना श्रम भोज करना। नेक्स्ट, गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। बहुत बढ़िया। महात्मा गांधी के श्रम सम संबंधी विचार, श्रम की आवश्यकता, या श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार, यह श्रमहीनता के दुष्परिणाम। तो साथियों क्या होना चाहिए इसमें? अगर हम कहें महात्मा गांधी के श्रम सम संबंधी विचार, श्रम की आवश्यकता, या श्रम सुदृढ़ जीवन का आधार, श्रमहीनता के दुष्परिणाम, तो मेरे साथियों इसमें ए पार्ट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? समस्त का मतलब होता है संपूर्ण। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? आपका संपूर्ण ही हो जाएगा, क्योंकि समस्त की बात कर रहे हैं। एक विकास आ गया, एक संपूर्ण, एक वरदान, एक वृद्धि है, तो कौन सा आ जाएगा आपका सर? संपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष तथा आशय स्पष्ट कीजिए। महात्मा गांधी श्रम की बजाय दर्शन को महत्व देते थे। महात्मा गांधी जीवन में सापेक्ष दर्शन को महत्व देते थे। महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे, या महात्मा गांधी के सभी विचार श्रम पर आधारित थे। तो ये फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। गांधी जी पापी किसे मानते थे? श्रमिकों को, हिंसक को, श्रम ना करने वालों को, या बेरोजगारों को? तो आपको याद रखना, सी पार्ट इस पे जाएंगे, श्रम ना करने वालों को। नेक्स्ट, वह बिल्कुल थक गया है, बिल्कुल थक गया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? बिल्कुल थक गया जी, बिल्कुल। यहां पर बात करते हैं, यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, या स्थानवाचक क्रिया विशेषण? तो मेरे साथियों एक बात ध्यान रख लीजिए, क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं ये आपके चार। क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं चार होते हैं। क्रिया विशेषण के प्रकार कितने होते हैं मेरे साथियों? चार होते हैं। और इनका शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका नाम है प्यारे बच्चों कास्पर। कास्पर किसे बोलते हैं? तो ये कालवाचक हुआ आपका, ये स्थानवाचक हुआ, और ये परिमाणवाचक है, और ये आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चार पार्ट इसके होते हैं। कास्पर से सीधा ट्रिक आप लगा लें। तो इसमें बिल्कुल की बात कर रहे हैं कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आएगा या कालवाचक आएगा। काल
वाचक क्रिया विशेषण होता तो वो समय का बोध कराता। और रीति का मतलब क्या है? रीति का मतलब क्या है? वो रीति ढंग या तरीका बताता। और स्थान का मतलब क्या है? जिसमें स्थान का बोध होता। तो आप खुद बताइए, इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, या स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा? मेरे साथियों, तो आपको याद रखना, बिल्कुल की बात कर रहे हैं। निरा ऐसे मान के चलिए, निरा थक गया, तो इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपका आ जाएगा मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? मृदु का मतलब होता है मेरे साथियों बिल्कुल मुलायम, ठीक है। तो यहां पर यदि हम कहें नहीं है, नहीं है, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है यहां पर। तो इसमें मृषण नहीं है, कोमल नहीं है, कूल नहीं है, मुलायम नहीं है। तो देखिए, मृषण भी होता है, मृषण का अर्थ होता है चिकना, और कोमल का आपको पता है। कूल किसे बोलते हैं? ठंडा ठंडा कूल नहीं, ये कूल का अर्थ होता है किनारा। प्यारे बच्चों, दो शब्द आते हैं, एक आता है आपका कूल, एक आता है कूल, और एक होता है साथियों कुल। इसके क्या क्या अर्थ हैं? कूल का मतलब होता है यहां पर किनारा होता है, यहां पर किनारा होता है मेरे साथियों। इस कुल का अर्थ होता है मेरे साथियों वंश, इसका होता है वंश, ये ध्यान रखेंगे आप। ये समश्रुति भिन्नार्थक में बहुत मिलते हैं। तो इसमें कौन सा है आपका? सी पार्ट इस पर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं प्यारे साथियों। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग दिन, दीन का सही अर्थ, देखिए दिन, दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए मेरे साथियों, इस दिन को कहा जाता है दिवस, और इस दिन को कहा जाता है गरीब। अमीर दिवस या दिवस अमीर, दिवस गरीब, गरीब दिवस। तो ये दिन जो होता है ये होता है दिवस, और ये वाला दिन होता है गरीब। सी पार्ट इसका आपका सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? आंखों के सामने, तो आंखों के सामने देखिए, एक शब्द आता है इसमें प्रत्यक्ष, एक है आपका पारुपत, एक है परोक्ष, और एक आता है प्रत्येक। तो आप बताइए, देखिए प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कैसे तोड़ते हैं? इसका निकल के आता है प्रति। प्रति क्या है? आपका एक उपसर्ग है, और इसमें आता है, ये अक्ष नहीं होता है, इसको अक्षी लिया जाता है। अक्षी का मतलब होता है यहाँ पर, अक्षी किसका पर्यायवाची है? तो आंख का है। और प्रति का मतलब होता है सामने, तो जो आंखों के सामने वो कौन सा हो गया आपका? प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, पंचवटी निम्नलिखित में से पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, या हरिओद? देखिए एक बात ध्यान रख लीजिए, आपसे पूछने लगे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वो प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो आपको याद रखना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त, देखिए मैथिली शरण गुप्त के लिए साहित्य जगत में दद्दा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचना पंचवटी इन्हीं की है, साकेत इनकी है, यशोधरा इनकी है, झनकार इनकी है, द्वापर इनकी है, हिडिंबा इनकी है, जयद्रथ बध इनकी है, सारी रचना इनकी यही है। तो पंचवटी भी रचना ही इन्हीं के, मैथिली शरण गुप्त जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, नीरजा कीर्ति निम्नलिखित में से किसकी रचना है? नीरजा तुलसीदास जी की है, महादेवी वर्मा है, सुमित्रानंदन पंत है, या चंद्रवरदाई है? नहीं, तो बताइए आप, आपके अनुसार लगाइए निशान, ठीक है। तो देखिए हम आपसे पूछें चंद्रवरदाई जी की कहानी थोड़ी से हम बताएंगे। चंद्रवरदाई जी की अगर बात करें तो आपको याद रखना आदिकाल के ये कवि हैं, और इतना भी हम आपको बता दें कि हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रवरदाई जी के द्वारा। अगर खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य आएगा तो फिर ये प्रवास आएगा, और हिंदी का प्रथम महाकाव्य आएगा पृथ्वीराज रासो आएगा, जिसमें कि मान के चलिए सर्गों की संख्या कितनी है? 69 है, यानी कि 69 सर्ग हैं इसमें मेरे साथियों। तो बात यहां पर करते हैं हम नीरजा नीरजा कीर्ति निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है मेरे साथियों, बी पार्ट पे हम जाएंगे, महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, और इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में यामा के लिए। और यामा में कितनी कहानियों का संग्रह है? रश्मि, नीरजा, निहार, तीनों का संग्रह यामा में है।
1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो राशि दी जाती है 11 लाख रुपए दी जाती है मेरे साथियों। इसमें एक बाघ देवी की प्रतिमा दी जाती है। और ये मेरे साथियों इतना भी मैं बता देता हूं कि ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है अंग्रेजी में कब दिया गया था? 2018 में अमिताभ घोष के लिए दिया गया था मेरे साथियों। इतनी भी बात याद रख लीजिए। हर कॉन्सेप्ट क्लियर कराता चलूंगा, इससे आगे भी आपको लेके चलूंगा, हर चीज मिलेगी मेरे साथियों। लेकिन नेक्स्ट जेन प्लस को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे चलिए। तो नीरजा कीर्ति निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो आपको याद रखना महादेवी वर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो संस्कृत से हुई है, बिहारी से हुई है, या अपभ्रंश से हुई है, द्रविड़ से हुई है? तो मेरे साथियों 2 क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देना चाहिए था इस क्वेश्चन के अंदर, मैं इतना बता दूं। क्योंकि हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो होता है वो विकास जो होता है हिंदी का वो अपभ्रंश से होता है, और अप्रत्यक्ष रूप से जो होता है विकास वो संस्कृत से होता है। लेकिन सबसे पहले जो हमें लगाना है इसमें अपभ्रंश से लगाना है। अपभ्रंश के बाद शोरसैनी अपभ्रंश आती है, शोरसैनी अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास होता है हमारी। तो यहाँ अपभ्रंश आप लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो साथियों देखिए आज की क्लास हमारी कैसे लगी है? अच्छी लगी आपके लिए? या जो भी है, जो भी अगर डाउट है आपका, जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है किसी क्वेश्चन में, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, और उसका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्द आप तक पहुंचेगा। तो देखिए मेरे साथियों, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं हमारे लिए तो देखिए यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, नेक्स्ट जेन प्लस के नाम से है। और साथियों अगर आप इंस्टा की बात करें तो नेक्स्ट जेन प्लस .in के नाम से भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर जा सकते हैं आप, नेक्स्ट जेन प्लस स्टेट एग्जाम्स, यहां से भी हमें संपर्क कर सकते हैं आप लोग। और मॉक टेस्ट सीरीज की अगर बात करें तो नेक्स्ट जेन प्लस .in गूगल प्ले से भी आप इसे स्टोर कर सकते हो, या फिर डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मेरे साथियों मैं आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, और आप सभी से विदा लेने का समय आ गया है साथियों। जय हिंद।